वर्ल्ड वॉच की शुरुआत होती है एक ऐसे दृश्य से जिसने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच दोनों पर हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया में डांस और बड़बोले बयान केवल शोर मचाने का खेल है या वास्तव में उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति स्थापित करने में कोई ठोस योगदान दिया है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप के इस दौरे और उनके व्यवहार की। वास्तव में रविवार सुबह ट्रंप मलेशिया पहुंचे। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनके रेड कारपेट के साथ वेलकम की और ट्रंप ने स्थानीय कलाकारों के साथ डांस भी किया। ये नज़ारा किसी ग्लैमर इवेंट जैसा दिखाई दिया जो आप मेरे बगल में चलता देख पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने खुद को शांति निर्माता के रूप में पेश करने की कोशिश भी की। दरअसल ट्रंप के आ जाने के साथ ही थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह संघर्ष एक मंदिर विवाद को लेकर 5 दिनों तक चला था। इसमें 48 लोगों की जान चली गई थी। ट्रंप ने इसे असंभव मानकर कहा कि हमने असंभव को संभव किया है। हालांकि इस बयान में उनकी बड़बोली और आत्मकेंद्रित शैली एक बार फिर से स्पष्ट दिखाई दी। हालांकि यह तथ्य है कि समझौता हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की मीडिया फ्रेंडली हरकतों और बड़बोलेपन बयानों के बाद भी यह संभव नहीं था। उनके आलोचक कहते हैं कि ट्रंप हमेशा अपने हस्तक्षेप को अतिरंजित करके पेश करते हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया है। अपने डांस और रंगीन बयानबाजी के साथ ट्रंप का दौरा आसियान समिट में शामिल होने के लिए है। यह समिट मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से शुरू हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश का यह मंच व्यापार, सुरक्षा, शांति, संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। इस साल की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें ऑनलाइन जुड़े। आज वर्चुअली में वो कनेक्ट थे। ट्रंप 2017 के बाद पहली बार सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान ट्रंप ने अपने हस्तक्षेप को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और शांति समझौते में अपने योगदान की जमकर तारीफ की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप हमेशा उल्टे सीधे बयान देते हैं और अक्सर अपने कामों को असली परिणामों से अधिक बड़ा दिखा देते हैं। आलोचक कहते हैं कि इस बार भी उन्होंने कंबोडिया थाईलैंड समझौते को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बना दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे समझौते अनेक पक्षों की साझा कोशिशों का परिणाम होते हैं। फिर भी ये सच है कि 5 दिन चले संघर्ष के बाद 48 लोगों की जान गई थी। क्षेत्र में तनाव था। ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ, लेकिन उसकी सराहना और बड़बोली का मिश्रण दर्शकों और विश्लेषकों दोनों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल इस दौरे ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि ट्रंप की शैली ग्लैमर, शोर और मीडिया आकर्षण पर अधिक निर्भर है और उनकी बड़बोली बयानबाजी अक्सर वास्तविक कूटनीतिक काम को धुंधला कर देती है। इसके बावजूद समझौता हुआ। ये क्षेत्र के लिए एक राहत की खबर है। कुल मिलाकर मलेशिया में ट्रंप का यह दौरा, रेड कारपेट पर डांस, बड़बोले बयान और थाईलैंड कंबोडिया शांति समझौता सब मिलाकर एक रंगीन, विवादास्पद लेकिन परिणामप्रद नज़ारा पेश करता दिखाई दिया। दर्शक और विश्लेषक दोनों इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खबर में बात करेंगे अब एक ऐसे फैसले की जिसने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दुनिया में हलचल मचा दी है। सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या सिर्फ एक विज्ञापन, एक राजनीतिक संदेश और एक बेसबॉल मैच दो देशों के बीच कारोबारी रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं क्या? हम बात कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद की। इस विवाद के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वास्तव में ये पूरी कहानी शुरू होती है एक विज्ञापन से जो अमेरिका और कनाडा में खेले जाने वाले बेसबॉल खेल की सालाना चैंपियनशिप सीरीज यानी वर्ल्ड सीरीज के दौरान दिखाया गया था। ये विज्ञापन कनाडा के ओटारियो राज्य द्वारा बनाया गया था, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उसी भाषण में रीगन ने टैरिफ को अमेरिकी नागरिकों के लिए नुकसानदायक बताया था और यहीं से पूरा विवाद भड़का। डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कहना है कि इस विज्ञापन में रोनाल्ड रीगन की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ट्रंप ने कहा कि रीगन राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टैरिफ को पसंद करते थे, लेकिन कनाडा ने इसे बिल्कुल उलट दिया। ट्रंप ने इसे फर्जी विज्ञापन बताया और कहा कि कनाडा इस विज्ञापन को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि
इस विज्ञापन को वर्ल्ड सीरीज के पहले मैच के दौरान प्रसारित होने दिया। इसी नाराजगी के बीच ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि अब कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगाएंगे। मतलब 35% का जो टैरिफ था वो अब 45% हो जाएगा। ये टैरिफ दर भारत और ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। कुछ दिन पहले ही इस विज्ञापन को लेकर ट्रंप ने कनाडा के बीच चल रही टैरिफ पर बातचीत को भी रोका। अब सवाल यह है कि यह फैसला आर्थिक रूप से कितना असर डालेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इन टैरिफ को कम करे, लेकिन फिलहाल ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कहती है कि यदि ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो अगले 5 साल में कनाडा की अर्थव्यवस्था को करीब 1.2% जीडीपी का नुकसान होगा। ये नुकसान इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि कनाडा के 3/4 से अधिक निर्यात अमेरिका को भेजे जाते हैं और हर दिन लगभग 3.6 अरब कनाडाई डॉलर का सामना दोनों देशों के सीमा पर होता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने कनाडा पर पहले ही स्टील और एल्युमिनियम पर लगभग 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है। हालांकि इस सबके बीच एक समझौता भी हुआ है जिसका नाम है USMCA यानी यूएस कनाडा मैक्सिको समझौता। इसके तहत दोनों देशों के कई सामान टैरिफ मुक्त रहते हैं, लेकिन यह नया 10% अतिरिक्त शुल्क व्यापारिक संबंधों को एक नई चुनौती दे सकता है। इस विवाद के बीच एक और बात उल्लेखनीय है। ट्रंप और कार्नी दोनों आने वाले दिनों में मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनका ये कार्नी से मिलने का कोई इरादा नहीं है। यह बात बताती है कि दोनों देशों के बीच में तनाव सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। कुल मिलाकर एक विज्ञापन, एक संदेश, एक आर्थिक फैसला अब अमेरिका कनाडा संबंधों को नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर होगी क्या यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या एक और व्यापार युद्ध की शुरुआत होने जा रही है एक विज्ञापन की वजह से कनाडा और यूएस के बीच में। बात करेंगे कैसे बयान की जिसने दक्षिण एशिया में यानी साउथ एशिया में शांति और तनाव के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या केवल कूटनीतिक वार्ता और दो देशों के बीच शांति समझौते की कोशिश भविष्य में खुले युद्ध की राह रोक सकती है? बड़ा सवाल है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़े तनाव और धमकियों की। वास्तव में ये पूरी कहानी इस्तांबुल से शुरू हुई, जहां शनिवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का दूसरा और आयोजित दौर जो था वो किया गया। इस दौरे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कथित रूप से आक्रामक बयान देते नजर आए। उन्होंने अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी दी, जबकि दूसरी ओर अफगान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे थे। इस दल में अफगान गृह मंत्री नूर अहमद नूर के भाई अनस हक्कानी भी शामिल हुए। पहला दौर 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में संपन्न हुआ था, जिसकी मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की थी। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व सुरक्षा अधिकारियों का 2 सदस्यीय दल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस नए दौर का नतीजा रविवार तक सामने आ सकता है और अगर बातचीत विफल रही तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ खुले संघर्ष में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद एक थर्ड पार्टी ओवरसाइट स्ट्रक्चर बनाने की योजना भी तैयार कर रहा है। इसकी सह अध्यक्षता तुर्की और कतर कर सकते हैं ताकि वार्ता की प्रगति की पुष्टि हो सके और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई हो। इस बीच पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफगान पक्ष तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खतरे को अपने क्षेत्र में खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान का तर्क है कि TTP सीमा पार हमले करने के लिए अफगान जमीन का इस्तेमाल करता है। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण है। वास्तव में काबुल और इस्लामाबाद के संबंध पिछले कुछ हफ्तों में काफी जटिल है। डूरन लाइन पर कई झड़पें हुई। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली की यात्रा को पाकिस्तान ने संशय की दृष्टि से देखा और यात्रा के पहले ही दिन काबुल में ड्रोन हमले किए गए। ये घटनाएं दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दिखाती हैं। स्थिति को और जटिल बनाने वाला पहलू है अफगानिस्तान का कुनार नदी पर बांध निर्माण का निर्णय। 22 अप्रैल को भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने के महीनों बाद अफगानिस्तान ने जल्द से जल्द इस परियोजना की घोषणा की। तालिबान के उप सूचना मंत्री मुहाजिर फराही ने बताया कि सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह
अखुनजादा ने जल और ऊर्जा मंत्रालय निर्देश दिया है उनको कि कुनार नदी पर तत्काल बांध निर्माण शुरू किया जाए और घरेलू कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हों, जबकि विदेशी कंपनियों का इंतजार न किया जाए। चित्राल नदी, जिसे अफगानिस्तान में कुनार नदी कहा जाता है, उत्तरी पाकिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान में 480 किलोमीटर तक ये फैली है। ये गिलगित बाल्टिस्तान चित्राल की सीमा पर च्यांता ग्लेशियर से निकलती है, अरंडू में अफगानिस्तान में प्रवेश करती है और नंगरहार प्रांत में काबुल नदी से मिलती है। इस नदी पर बांध का निर्माण दोनों देशों के लिए जल संसाधन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। दरअसल इस शांति वार्ता का परिणाम दक्षिण एशियाई भू राजनीति के लिए निर्णायक होगा। यदि वार्ता सफल रही तो दोनों देश सीज फायर को बनाए रख सकते हैं, लेकिन यदि नहीं तो ख्वाजा आसिफ की चेतावनी के अनुसार खुली जंग की स्थिति बन सकती है और यह सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर प्रभाव डालेगी। इसलिए पाकिस्तान को ऐसी गीदड़ भभकियां देने से बचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खुले तौर पर युद्ध की जो धमकी दी, उसके बाद में जो स्थिति बिगड़ रही है धीरे धीरे, उसके बारे में पूरी जानकारी देती है खबर। खबर में अब बात करते हैं एक ऐसे आर्थिक संकट की जिसने पाकिस्तान को कर्ज के गहरे कुएं में ढकेल दिया है। सवाल यह है कि क्या ये बढ़ता कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को अस्थायी रूप से जकड़ देगा और क्या शहबाज शरीफ की सरकार इस वित्तीय तूफान से निकल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बढ़ते सार्वजनिक कर्ज और उसकी भयावह प्रभाव की। वास्तव में जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13% ज्यादा है। आधिकारिक वित्तीय आंकड़ों के अनुसार इस कर्ज में घरेलू कर्ज 54.5 ट्रिलियन रुपए और विदेशी कर्ज 26 ट्रिलियन रुपए शामिल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वार्षिक ऋण समीक्षा में बताया गया है कि डेट टू जीडीपी अनुपात जून 2025 में लगभग 70% तक पहुंच गया है, जबकि जून 2024 में 68% था। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह वृद्धि मुख्य रूप से अपेक्षा से कम नाममात्र जीडीपी वृद्धि के कारण हुई है। मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विस्तार की धीमी रफ्तार राजकोषीय सुधारों के बावजूद कर्ज अनुपात बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ा उसकी। रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू कर्ज में साल दर साल 15% यानी 15% की वृद्धि हुई, जो पिछले 3 वित्त वर्षों में सबसे कम वार्षिक वृद्धि रही। वहीं विदेशी कर्ज में 6% का इजाफा हुआ, जो जून 2025 तक 91.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इसकी मुख्य वजह IMF से मिलने वाली राशि, एशियन डेवलपमेंट बैंक की गारंटी वाले 1 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं से मिलने वाले फंड्स। जून 2025 तक पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्ज का 84% हिस्सा केंद्र सरकार के पास है, जबकि 16% हिस्सा प्रांतों और अन्य उप राष्ट्रीय संस्थाओं के पास है। पंजाब सबसे ज्यादा उधार लेने वाला प्रांत है पाकिस्तान का, जिसका कर्ज 6.18 अरब डॉलर यानी 7% है। सिंध का कर्ज 4.67 अरब डॉलर यानी 5% के आसपास आता है और इसमें साल भर में सबसे तेज वृद्धि भी दर्ज की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो 2.77 अरब डॉलर तक जाता है, परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो 3। वहीं बलूचिस्तान पर 371 मिलियन डॉलर का लोन है। वास्तव में यह कर्ज संकट जो है, कर्ज का संकट, वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। विदेशी कर्ज का बढ़ता बोझ देश की आयात क्षमता, मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता उनकी और अधिक बढ़ जाएगी। इस कर्ज वृद्धि से शहबाज शरीफ सरकार की आर्थिक प्रबंधन क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घरेलू और विदेशी कर्ज की इतनी बड़ी राशि चुकाने के लिए सरकार को कठोर वित्तीय सुधार, कर सुधार की आवश्यकता होगी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक दबाव ये चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान के लिए भी चिंता का विषय है कि विदेशी कर्ज में वृद्धि के साथ देश की ऋण सेवा लागत जो है वो बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर बजट घाटे और विकास परियोजनाओं पर पड़ता है। और यदि कर्ज पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ये न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक संकट भी पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। घरेलू और विदेशी कर्ज का संतुलन बिगड़ गया है। डेट टू जीडीपी अनुपात 70% तक पहुंच गया है और यही
बढ़ती वित्तीय निर्भरता देश के आर्थिक भविष्य के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहा है।